दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, लेखपाल का पेपर जो है वो 21 मई को लगा हुआ है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जितने भी हैं लेखपाल के या फिर ग्राम विकास अधिकारी के जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं, उनको हम लोग रिवाइज़ करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। तो ये फर्स्ट वीडियो है लेखपाल के एग्ज़ाम को लेकर के। तो मेरा सभी से कहना है कि आप लोग जो है पूरा वीडियो देखिएगा और कहीं पे भी स्किप मत करिएगा। पूरा वीडियो देखेंगे तो निश्चित ही आपको जो है बहुत से क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड होंगे, तो वो भी जो है आप करने में सक्षम हो जाएँगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को उनके मित्र मान सिंह ने धोखा दिया था तथा जिसे अंग्रेज़ों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो वो थे तात्या टोपे। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि 1857 की क्रांति जो थी, उसमें अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग लोगों ने उसका नेतृत्व किया था और दिल्ली में 10 मई 1857 को ये क्रांति मेरठ से स्टार्ट होती है और दिल्ली में जो है सभी लोग जमा होते हैं और बहादुर शाह ज़फ़र को अपना लीडर मान लेते हैं। तो दिल्ली में बहादुर शाह ज़फ़र थे, तात्या टोपे जो हैं ये ग्वालियर में थे, खान बहादुर खान ये बरेली में थे, कुँवर सिंह जगदीशपुर में थे और नाना साहब ये बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, ये कानपुर में थे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। एक तरफ शहर दे रखे हैं और दूसरी तरफ जो है उन अंग्रेज़ों का नाम है जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाया था, एक पर्टिकुलर जगह में। तो दिल्ली में निकलसन ने इसको दबाया था, कानपुर में हैवलॉक थे, ग्वालियर में फ़िरोज़ और इलाहाबाद में कर्नल नील। तो इसमें ए का दूसरा, बी का पहला, 2, 1, 4, 3 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के ऐसे प्रमुख नेता थे, जो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे? मतलब कभी भी वो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे किसी भी अधिवेशन में। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 में हुई थी और ये मुंबई में जो है ये पहला अधिवेशन हुआ था, तेजपाल संस्कृत विद्यालय में और ग्वालियर टैंक में वो स्थित है। तो इसमें बाल गंगाधर तिलक जो थे ये उग्रवादी दल के नेता थे। तो जैसा कि हम लोगों को पता है एक तरफ उदारवादी थे, उग्रवादी भी थे। तो उग्रवादी दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक और ये जो है कभी भी कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं रहे थे। इन्हीं ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना करी थी और 2 जो इन्होंने न्यूज़पेपर चलाए थे, एक था मराठा जो इंग्लिश में था और दूसरा था केसरी जो मराठी में था। इसके अलावा इनकी एक पुस्तक है अ क्रिटिक होम ऑफ वेदास और साथ में एक और पुस्तक है गीता रहस्य और इसमें जो है जो उग्रवादी दल के नेता थे उसमें अरविंद घोष भी थे और सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के 1938 के अधिवेशन में जो हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था और त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था 1939 में, उन दोनों के अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। महात्मा गांधी जो हैं ये 1924 में बेलगाँव में अधिवेशन हुआ था, बेलगाँव कर्नाटक में उस समय जो है महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे। अबुल कलाम आज़ाद ये 1923 में अध्यक्ष बने थे, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कहे गए थे ये कांग्रेस के ही और 1940 में भी ये अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से रामायण का फ़ारसी में अनुवाद किसने किया था? रामायण का फ़ारसी में अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। आंसर हो जाएगा ए। अब अगर मैं पूछता हूँ कि महाभारत का किसने अनुवाद किया था फ़ारसी में, तो वो किया था फ़ैज़ी में। फ़ैज़ी जो थे इन्होंने रज़्मनामा लिखा था। रज़्मनामा के नाम से महाभारत का अनुवाद किया था फ़ारसी में। दारा शिकोह ने भगवद गीता का अनुवाद किया था फ़ारसी में
नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हरी खाद नहीं है? सनगाजा हरी खाद है, क्लस्टर बीन्स हरी खाद है, और चकवड़ या ढैंचा भी हरी खाद है। मैक्सिकन पोपी ये हरी खाद नहीं है, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण के लिए यूएन दिशा निर्देशों को अंगीकार किया था? तो संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए 1985 में इसको अंगीकार किया था, दिशा निर्देशों को, और उसी को लेकर के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना था 1986 में। तो भारत का भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल नहीं था? तो जो 42वां संविधान संशोधन आया था 1976 में, वो जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता है, उसको लघु संविधान भी कहा जाता है, याद रखिएगा। बहुत से जो है संविधान के संशोधन जो है उस 42वें संविधान संशोधन में किए गए थे। तो प्रस्तावना में शब्दों में परिवर्तन किया गया था। 3 शब्द जो हैं वो प्रस्तावना में जोड़े गए थे, अखंडता, एकता और अखंडता। में एकता पहले से था तो अखंडता जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया था और समाजवादी जोड़ा गया था। उसके बाद 10 मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। ये जो है भाग 4 का में 51 का अनुच्छेद जो है ये जोड़ा गया अलग से संविधान में, और ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर इसको जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, समिति। और किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? हम लोग जानते हैं कि ये रशिया से लिया गया है, और मौलिक अधिकारों को अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्र की एकता को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता किया गया, ये सही है। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई थी। ये 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 उसमें नहीं करी गई थी, बल्कि ये 61वें संविधान संशोधन में करी गई थी। और ये जो संविधान संशोधन ये हुआ था, ये 1988 में हुआ था। तो 1988 का जो संविधान संशोधन है, 61वां संविधान संशोधन, उसके तहत जो है ये मतदान की आयु जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो डी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित उर्दू कवियों में से किसे द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था? देखिए, गोलमेज सम्मेलन जो थे उसमें एक तो हैं मोहम्मद इकबाल, जिनको सेकंड और थर्ड दोनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन में इनको आमंत्रित किया गया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पहला, दूसरा और तीसरा तीनों गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। और कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस ने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, और उसके बाद जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जो है वो गए थे लंदन में, और तीसरे सम्मेलन में भी कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया था। तो मोहम्मद इकबाल ये सेकंड और थर्ड गोलमेज सम्मेलन में प्रेजेंट रहे थे। नेक्स्ट आते हैं, गंगा एक्शन प्लान नदियों में प्रदूषण के स्तर को घटाने के लिए किस वर्ष में शुरू किया गया था? गंगा एक्शन प्लान जो है ये 1985 में स्टार्ट किया गया था, 1985 में। और इसमें जो था कि गंगा को जो है पूरी तरह से स्वच्छ बनाना है, और उसमें जो प्रदूषण है प्रदूषण से उसको मुक्त करना है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह या किन समूहों में खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, यहाँ पर फूड चेन की बात हो रही है, खाद्य श्रृंखला की बात हो रही है, का निर्माण होता है? तो फूड चेन जैसा कि हम लोग जानते हैं, सबसे पहले प्रोड्यूसर होते हैं, या जिसको कहते हैं वो प्रोड्यूसर या उत्पादक जिसको कहते हैं, जो कि पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उनको प्रोड्यूसर कहा गया है। दूसरा जो है प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर जिसको कहते हैं, कंज्यूमर या प्राथमिक उपभोक्ता। फिर द्वितीयक उपभोक्ता भी हो सकता है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर भी होते हैं। और उसके बाद में तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे जो आते हैं वो होते हैं डिकम्पोज़र या अपघटक। डिकम्पोज़र
अपघटक। अब घास से ये जो है गाय गाय खाती है इसको, और गाय जो है वो हाथी जो है उसको नहीं खाता है। तो आंसर तो इसका ए हो जाएगा के हिसाब से। यहाँ पे घास जो है हिरन खाता है, और हिरन जो है हिरन को शेर खाता है। तो ये एक तरह से पूरी तरह से फूड चेन बना रहे हैं। फिर उसके बाद में घास टिड्डा को खाता है, टिड्डा जो है मेढक को खाता है, मेढक को जो है साँप खाता है। तो ये जो है ये भी एक फूड चेन प्रॉपर्ली बना रहे हैं। यहाँ पे डी में जो है घास बकरी खाती है और बकरी को मानव खाता है, या फिर कह सकते हैं कि या बकरे को मानव खाता है। तो यहाँ पे प्राइमरी कंज़्यूमर और सेकेंडरी कंज़्यूमर ये हो गए, और यहाँ पर जो है प्रोड्यूसर हो गए। तो ए वाले में प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज़्यूमर है, लेकिन यहाँ पर हाथी जो है ये गाय को नहीं खाता है, तो यहाँ पे ये कंज़्यूमर नहीं होगा। तो ये फूड चेन नहीं बना रहा है, ए वाला आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है या किस जगह पर है? तो किस शहर में है ये? ये है लखनऊ में। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन-सा मंत्रालय या नोडल विभाग राष्ट्रीय आजीविका मिशन को सँभालता है? राष्ट्रीय आजीविका मिशन इसको सँभालता है ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो ये एक तरह से जो है ये योजना जो है राष्ट्रीय आजीविका मिशन, ये बेसिकली जो कह सकते हैं स्वरोजगार को जनरेट करना या फिर रोजगार सृजन को लेकर के इसको जो है राष्ट्रीय आजीविका मिशन जो है ये है, जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान कब जारी की गई थी? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जो है ये 1 जून 2016 को जारी की गई थी। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से भूरा कार्बन उत्सर्जन कौन सा है? तो ब्राउन कार्बन जो है वो एमिशन होता है उसका, तो उत्सर्जन जो है वो कौन करता है, कैसे होता है? तो जैसा कि हम लोगों को पता है, मान लीजिए कोई चीज़ जल रही है और जलने के बाद में वो पूरी तरह से 100% उसका कंबस्शन नहीं हुआ, पूरी तरह से नहीं जली और वो अधूरी जली, तो वो ब्राउन कार्बन जो है या फिर भूरा कार्बन जो है उसको उत्पन्न करती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है भूरे कार्बन उत्सर्जन द्वारा ग्रहण किया गया कार्बन, तो ये नहीं होगा, क्योंकि उत्सर्जन के द्वारा ग्रहण किया गया कार्बन नहीं है। जलवायु को प्रभावित करने वाले ग्रीन हाउस गैसों की बात आ रही है कि ग्रीन हाउस गैसों के औद्योगिक उत्सर्जन से, ये भी नहीं है। पौधों के जैव भार और निचली मृदा में समाविष्ट कार्बन से, ये भी नहीं है, ये वाला कार्बन भी नहीं है। यह ईंधन को अपूर्ण दहन से निर्मित होता है, ये बिल्कुल सही है कि अपूर्ण दहन से निर्मित होता है ब्राउन कार्बन। नेक्स्ट है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो स्टेट में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष वो मुख्यमंत्री होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय स्थिति पर निगरानी रखने तथा सरकारी लेन-देन में पारदर्शिता लाने के लिए डिज़ाइन और विकसित की गई है? देखिए यहाँ पे जो है वित्त विभाग से संबंधित है ये, कि वित्तीय स्थिति पर निगरानी रखने के लिए और ट्रांसपेरेंसी के लिए। तो ये जो, माफ़ कीजिएगा, ये जो वेबसाइट है ये है कोशवाणी। सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत कला भवन संग्रहालय म्यूज़ियम जो भारत कला और पुरावशेषों के संग्रह के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है? ये है बीएचयू में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ये स्थित है। ये म्यूज़ियम जो है भारत कला भवन बीएचयू के अंदर है। नेक्स्ट आते हैं, साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी, और इन्हीं ने जो है एएमयू को भी बनाया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक भी यही थे, एएमयू के। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है? सहरिया, देखिए एक तरफ जनजाति दे रखी है, दूसरी तरफ जो है जगह का नाम दे रखा है उत्तर प्रदेश में। तो सहरिया जनजाति जो है ये ललितपुर में पाई जाती है, सही है। चेरो जनजाति ये वाराणसी दे रखा है, ये गलत दे रखा है। चेरो और बैगा दोनों जनजातियां जो हैं ये सोनभद्र में पाई जाती हैं।
और खरवार जो हैं ये लोग निवास करते हैं गोरखपुर में, ये भी सही है। तो आंसर बी वाला जो है हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने याज्ञवल्क्य या याज्ञवल्क्य को वाद विवाद के लिए चुनौती दी थी? तो याज्ञवल्क्य को गार्गी ने चुनौती दी थी, और ये जो है, ये चुनौती जो है, ये जो सीता जी के पिता थे राजा जनक, उनकी सभा में चुनौती दी गई थी। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। मैत्रेयी ये याज्ञवल्क्य की या याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। अपाला, घोषा, लोपमुद्रा, ये सभी जो हैं ये ऋग्वेद की रचना इन्होंने की थी, इन महिलाओं ने। और लोपमुद्रा जो थी अगस्त्य ऋषि की पत्नी भी थी। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट आते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन 1936 में हुआ था। स्वामी सहजानंद जो थे, सहजानंद सरस्वती, वो इसके अध्यक्ष बने थे, और एनजी रंगा जो थे वो महासचिव बने थे। ये सम्मेलन हुआ था लखनऊ में। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946 में गठित अंतरिम सरकार के अंतर्गत किस पद पर कार्यरत थे? तो जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, जो कैबिनेट मिशन आया था उसके बाद में 1946 में, उसके बाद में तो प्रधानमंत्री जो है वो जवाहरलाल नेहरू बने थे। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह बने थे। राष्ट्रमंडल संबंध और विदेश मंत्रालय उन्होंने अपने पास रखा था। कृषि एवं खाद्य मंत्री जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो सी वाला ऑप्शन इसमें हो जाएगा। शिक्षा जो है ये जो सी राजगोपालाचारी थे वो शिक्षा मंत्री बने थे। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय सेना ने पुनर्गठन से संबंधित था? तो पील कमीशन था, इसको याद रखिएगा, पील कमीशन, पील आयोग। अच्छा, यहाँ पब्लिक सर्विस आयोग जो है ये लॉर्ड कार्नवालिस के टाइम पे हुआ आया था। हंटर शिक्षा आयोग ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, और साइमन कमीशन 1928 में ये आया था। तो यहाँ पर भी जो है भारत को जो है एक तरह से स्वराज घोषित करने के लिए और एक डोमिनियन राज्य की को देने के लिए ही जो है साइमन कमीशन भारत आया था। कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, क्योंकि इसमें इस कमीशन में कोई भी सदस्य जो था वो भारतीय नहीं था। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वांचल हिमालय पटकोई रेंज का भाग नहीं है? तो मीजो पहाड़ी, नागा पहाड़ी और पटकोई पहाड़ी ये तीनों भाग हैं। जयंतिया, ग- गारो खासी जयंतिया ये पहाड़ी जो हैं ये मेघालय में स्थित हैं, मेघालय में। और मेघालय में ही मौसिन राम भी है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बरसात होती है। पूरे विश्व में सर्वाधिक बरसात जो है मौसिन राम में होती है, जो कि एक गांव है और चेरापूंजी डिस्ट्रिक्ट में। और गारो खासी जयंतिया ये बेसिकली दक्कन जो भूमि है, दक्कन का पठार है, उसका भाग है। तो यहाँ पे ये एक तरह से प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तो आंसर इसका हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट आते हैं, संसद में पहला लोकपाल विधेयक, लोकपाल बिल किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो संसद में पहला लोकपाल विधेयक जो है ये 1968 में प्रस्तुत किया गया था, 1968 में। अच्छा, पहला कौन सा राज्य है जिसमें जो लोकायुक्त जो है वो बना था? पहला राज्य जिसने लोकायुक्त का पद जो है सृजित किया था वो था महाराष्ट्र। इसको भी याद रखिएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं का सही संयोजन है? तो टोटल जो है 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, और P5 आप लोग जानते ही हैं, जो 5 कंट्रीज़ हैं P5 जो परमानेंट मेंबर हैं संयुक्त राष्ट्र के, तो उनमें चाइना है, रशिया है, अमेरिका है, यूएसए है, ब्रिटेन है, ब्रिटेन के अलावा फ्रांस है, फ्रांस। तो इसके अलावा P5+1 बोलते हैं, तो +1 जो है वो जर्मनी है। अब बात करते हैं भाषाओं की। तो चाइनीज़ भाषा है, रशियन भाषा है, और ये इंग्लिश हो गई, दोनों की इंग्लिश हो गई। फिर उसके बाद में यहाँ पर फ्रेंच हो गई। तो 4 भाषाएं तो ये हो गई।
पाँचवीं भाषा स्पेनिश हो गई और छठवीं भाषा हो गई जो अरबी, अराबिक। तो इस तरह से ये 6 भाषाएँ जो हैं वो आधिकारिक भाषाएँ हैं संयुक्त राष्ट्र की। तो इसमें अंग्रेजी, फ्रेंच, इटालियन लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। बी वाले में स्पेनिश के बाद जर्मन लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। इसमें भी जर्मन है, गलत हो जाएगा। अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश 3 भाषाएँ ये दे रखी हैं और 3 भाषाएँ मैंने और आपको बता दी हैं। टोटल 6 भाषाएँ जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएँ हैं। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है नील नदी का अपवाह द्रोणी कितने देशों को सम्मिलित करती है? तो नील नदी की अपवाह द्रोणी का मतलब है कि जैसे मान लीजिए नील नदी है, तो नील नदी बुरुंडी से निकलती है और बुरुंडी से निकलती हुई जो है ये नीली नील और सफ़ेद नील होती हैं, दोनों जाकर के खार्तूम में जाकर के मिल जाती हैं सूडान में, और उसके बाद जो है नील नदी जो है आगे जाकर के भूमध्य सागर में गिर जाती है। नदी द्रोणी का मतलब ये जैसे मान लो नील नदी है तो उसकी सहायक नदी है, सहायक की सहायक नदी है, तो इस तरह से जो है कहाँ तक ये फैली हुई है, कितने देशों तक फैली हुई है ये? तो ये फैली हुई है 12 देशों तक। आंसर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा निकाय विभिन्न कृषि उपजों के लिए सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस की सिफारिश करने का कार्य करता है? तो ये जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है, यही सिफारिश करता है एमएसपी के लिए। तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेस, ये इसका फुल फॉर्म है। अच्छा, वित्त मंत्रालय के अलावा यहाँ पे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन दे रखा है सीएसओ। तो अब सीएसओ और एनएसएसओ को मर्ज कर दिया गया है। तो सीएसओ के द्वारा जीडीपी, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ये सब जो है सीएसओ के द्वारा जारी किया जाता है, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो आंसर इसमें हो जाएगा ए। नेक्स्ट आते हैं। भारत ने पोखरण 2 परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत ने पोखरण 2 परमाणु परीक्षण उस समय जो है अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, और दूसरा परमाणु परीक्षण जो है वो मई 1998 में किया गया था। पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया गया था, और जब पहला परीक्षण हुआ था 1974 में, तो उस समय जो है इसको लाफिंग बुद्धा का नाम दिया गया था, लाफिंग बुद्धा। और उसी तरह से जो सेकंड परमाणु परीक्षण हुआ था, उसमें ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था इसको, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं। एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम आईआरडीपी का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका जो है स्टार्टिंग करी गई थी 1978 में, और उसके बाद में जो है आईआरडीपी जो है जब जब इसको स्टार्ट किया गया था, लेकिन उसके बाद में जो है आईआरडीपी को मर्ज कर दिया गया था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में। 1999 में ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में मर्ज कर दी गई थी ये योजना। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक लाभार्थी को युगल के लिए कितनी धनराशि प्रदान करती है? ये टोटल जो है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जो है इसके तहत 75,000 रुपए की धनराशि जो है राज्य सरकार देती है, उत्तर प्रदेश सरकार प्रदान करती है युगल को, जो हस्बैंड वाइफ बनते हैं उनको। फिर नेक्स्ट आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के तहत एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो ये दिया गया है, हम लोगों ने अभी इसको बार-बार हम लोग सुनते आ रहे हैं, करंट अफेयर्स में भी ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है, एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर के। जैसे मान लीजिए कि एक जिला है कोई भी, तो वो एक कोई प्रोडक्ट के लिए वो प्रसिद्ध है। तो जैसे भदोही है, तो भदोही जो है वो कालीन के लिए प्रसिद्ध है, या फिर मुरादाबाद है, तो मुरादाबाद जो है पीतल के लिए प्रसिद्ध है, मुरादाबाद। उसी तरह से अलग-अलग शहरों का नाम जो है उसको लेकर के उसका एक प्रोडक्ट को लेकर के ये किया गया है। इसको जो है ये जो कार्यक्रम है ये इसके तहत एमएसएमई को ध्यान दिया गया है, एक जिला एक उत्पाद। ठीक है? नेक्स्ट आते हैं। संविधान का कौन-सा अनुच्छेद यह दर्शाता है कि संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला, बल्कि दोनों का एक मिश्रण है? तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि संविधान संशोधन ये आर्टिकल 368 में दे रखा है। तो भाग 20 में
भाग 20 में संविधान संशोधन दिया गया है, आर्टिकल 368। आंसर यही हो जाएगा, इसको थोड़ा समझ लीजिए। तो हम दो तरह से किसी भी विधेयक को जो है, जब वो कानून बनता है तो जो सदन है वो उसको द्वारा जो है पारित किया जाता है। तो एक तो होता है साधारण विधेयक, जिसको साधारण बहुमत से जिसको पारित किया जाता है। तो इसमें 50% टोटल का 50% जो है वो वोटिंग होनी चाहिए, वो मौजूद होनी चाहिए या उनका समर्थन होना चाहिए, तो ये साधारण विधेयक जो है पारित माना जाता है। दोनों हाउसेज में पारित होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है ये राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति इसको सिग्नेचर कर देते हैं और ये एक कानून बन जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे संविधान संशोधन विधेयक की। तो संविधान संशोधन और धन विधेयक के बारे में भी आप लोग को पता होगा, आर्टिकल 110 वो धन विधेयक को लेकर के है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति लौटा नहीं सकता है, और धन विधेयक जो है वो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, और कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं ये लोकसभा अध्यक्ष बताते हैं। और धन विधेयक को पेश जो किया जाता है वो राष्ट्रपति की संस्तुति के आधार पर किया जाता है कि राष्ट्रपति उसको आहूत करते हैं। उसके साथ-साथ जो कह सकते हैं कि लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा औपचारिक रूप से उसको जो है 14 दिन के अंदर पारित करना अनिवार्य होता है। नहीं करती है तो वो पारित माना जाता है। तो औपचारिक जो है वो एक तरह से राज्यसभा का जो है औपचारिक रूप से उसको पास करना होता है। और उसके बाद जो है राष्ट्रपति के पास जब धन विधेयक जाता है तो धन विधेयक विधेयक को राष्ट्रपति वापस नहीं कर सकता है, उसको पारित करना अनिवार्य होता है। तो ये तो हो गया धन विधेयक। उसके बाद में आते हैं संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक, तो ये याद रखिएगा, अगर मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा में दोनों के बीच में मत एकता का अभाव हो, तो उस समय जो है साधारण विधेयक जो है उसके लिए जो है दोनों की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है, जो कि राष्ट्रपति बुलाते हैं और जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अब यहाँ पर संविधान संशोधन विधेयक आर्टिकल 368 में दे रखा है। इसके तहत जो टोटल का 50% बहुमत होना चाहिए, और प्लस प्रेजेंट है, जितने भी उस समय सदन में मौजूद हैं, जो सदस्य एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसका 2/3 बहुमत उसका होना चाहिए। तब जाकर के कोई भी अ, विधेयक जो है, जो संविधान संशोधन विधेयक है, उसको वो पारित माना जाता है। तो अभी बीच में जो है विधेयक जो है महिला विधेयक को लेकर के, संशोधन को लेकर के जो है अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा रिसेंटली कि विधेयक जो है गिर गया था, क्योंकि उसमें सब वो संविधान संशोधन विधेयक था और उसमें जो है प्रत्येक वो टोटल का 50% प्लस 2/3 बहुमत से नहीं हो पाया था। 2/3 बहुमत जो भी प्रेजेंट मेंबर्स होते हैं उनका, तो ये उनका उसे पारित नहीं हो पाया, तो उस वो विधेयक जो है गिर गया था। खैर, तो ये संविधान संशोधन विधेयक है, और संविधान संशोधन और धन विधेयक दोनों में ही ये कहा गया है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। तो संविधान संशोधन विधेयक जो है, ये विधेयक भी राष्ट्रपति के द्वारा जो है पारित करना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर भी राष्ट्रपति इसको मना नहीं कर सकते पारित करने से, इसको वापस नहीं कर सकते। आंसर हो जाएगा 368 अनुच्छेद। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर ये साधारण विधेयक है, तो ये समझ लीजिए ये एक तरह से ये लचीला है। कठोर तब हो जाता है जब ये एक तरह से संविधान संशोधन विधेयक की तरफ चला जाता है। और इसके साथ-साथ कभी कोई राज्य से संबंधित अगर कोई विधेयक है कि उसमें राज्य की भूमि भी जुड़ी हुई है, या राज्य का भी जो है हित जुड़ा हुआ है, तो राज्य की जो एमएलए होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि विधानसभा होती है, वहाँ से भी उनसे भी वो वहाँ पर राज्य से भी वो रेफरेंडम लिया जाता है। तो इसको ये जो है उसके बाद जो है ये संविधान संशोधन विधेयक जो है बाद में राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर राष्ट्रपति उसको साइन करते हैं और वो कानून बन जाता है। तो नेक्स्ट आते हैं, भारत की संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव किसकी सिफारिशों के अनुसार किए गए थे? तो जैसा कि मैंने बताया कि कैबिनेट मिशन योजना जो थी ये आई थी, और इसका ये 1946 में 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, और जिसके तहत जो है इसके 3 मेंबर होते हैं, वो भी याद रख लीजिए। पहला तो होते हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स, दूसरे होते हैं सर पैट्रिक लॉरेंस, और तीसरे होते हैं एवी अलेक्जेंडर। तो ये तीनों जो हैं, ये कैबिनेट मिशन के जो है मेंबर होते हैं। कैबिनेट मिशन योजना आती है, उसके बाद जो है ये अंतरिम सरकार का गठन होता है, और अंतरिम सरकार के साथ-साथ संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा का गठन होता है। उसके अलावा संविधान सभा का जब गठन होता है, तो पहली जो
अ, सबसे पहली बैठक जो होती है 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है संविधान की, संविधान सभा की, माफ़ कीजिएगा। तो आंसर इसमें हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? शास्त्रीय नृत्य शैली, तो कला क्षेत्र शैली जो है एक तरह से नाट्य शास्त्र, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र जो है, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र, उसका वर्णन जो है, उसके आधार पर जो है कौन-सा नृत्य है, तो वो है भरतनाट्यम। ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का है, कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों जो हैं केरल के हैं, यक्षगान जो है वो कर्नाटक का है। तो ये सभी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। ओडिसी उड़ीसा का है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये अनुच्छेद संख्या 75 के 3 में कहा गया है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक सुरक्षित रखना संविधान के किस देश से प्रेरित है? तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पे एक चीज़ है कि जैसे राष्ट्रपति जो है किसी भी विधेयक को वो जो है वो आगे बढ़ा करके उसको सिग्नेचर कर सकता है, तो सिग्नेचर करके उसको जो है विधेयक को जो क्या होता है पारित माना जाता है और वो एक कानून बन जाता है। तो ये चीज़ जो है सिग्नेचर की अथॉरिटी जो है ये राज्यपाल के पास भी होती है कि कोई भी विधेयक जो है उसको साइन कर देंगे और उसको जो है उसके बाद वो कानून बन जाएगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि विधेयक को लौटा देना, वापस करने का प्रावधान जो है साधारण विधेयक जो है वो लौटा सकते हैं, लेकिन एक ही बार लौटा सकते हैं। दोबारा अगर उनके पास आता है वही विधेयक तो उसको पास करना अनिवार्य होता है राष्ट्रपति को, राज्य में राज्यपाल को। तो ये राज्यपाल की बात हो गई। फिर तीसरा जो है कि किसी भी विधेयक को है लंबित जो समय के लिए जो है लंबित अंतराल के लिए जो है उसको लंबित कर दिया जाता है। तो उसको जो है अपने पास रख लिया जाता है। तो ऐसे को जो बोलते हैं कि एक तरह से इसको वीटो पावर इसको कहते हैं। तो पॉकेट वीटो कहते हैं। तो ये जो है ये भी केंद्र में राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त है और राज्य में राज्यपाल को। उसके बाद राज्यपाल जो है चौथा जो है वो है कि विवेकाधीन शक्ति। तो उसमें जो है ये माफ़ कीजिएगा, राज्यपाल जो है किसी भी विधेयक को अगर उसको ऐसा प्रतीत होता है कि वो उसके लिए जो है राष्ट्रपति की सम्मति की ज़रूरत है, राष्ट्रपति की एसेंट की ज़रूरत है, तो राष्ट्रपति के विचार के लिए वो विधेयक जो है वो सुरक्षित रख लिया जाता है और राष्ट्रपति को भेजा जाता है। तो ये जो है अनुच्छेद 200 में कहा गया है, 200 आर्टिकल नंबर 200 में ये कहा गया है और ये जो चीज़ है ये कनाडा के संविधान से ली गई है हमारे संविधान में। उसके बाद अगर हम बात करें ब्रिटेन की तो ब्रिटेन से हम लोग जानते हैं कि एकल नागरिकता और विधि का शासन ये ब्रिटेन से लिया गया है। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है और मौलिक कर्तव्य जो हैं वो रूस से लिए गए हैं। उसी तरह से दक्षिण अफ्रीका से जो है वो ये संविधान संशोधन लिया गया है और आपातकाल जो हैं वो जर्मनी से लिए गए हैं। उसके अलावा हाँ, आयरलैंड से लिए गए हैं डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नीति से तत्व और साथ में जो है जो 12 लोगों का जो एक तरह से मनोनयन करते हैं या जो राष्ट्रपति जो है मनोनीत करते हैं राज्यसभा में 12 सदस्यों को, तो वो भी जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में बने? ये मैंने बताया अभी कि 1924 में बेलगाम अधिवेशन में बने थे। बेलगाम कर्नाटक में है महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष। और 1929 लाहौर अधिवेशन जो जब हुआ था तो इसमें जो है तिरंगा फहराया गया था रात के 12 बजे और 26 जनवरी 1930 को ये स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात कही गई थी 26 जनवरी 1930 को। तो ये जो लाहौर अधिवेशन होता है इसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग करी जाती है और 26 जनवरी 1930 को घोषित किया जाता है कि इस दिन जो है हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसीलिए जो है 26 जनवरी जो है वो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ तो वो 26 जनवरी की डेट जो है इसीलिए जो है इसको ली गई थी।
उसके बाद 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में ये सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता करते हैं। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन होता है, तो इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? देखिए, विधान परिषद से जो है 1/6 नियुक्त किए जाते हैं राज्यपाल से, राज्यपाल के द्वारा। अब जो ये नियुक्त किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा, वो जो है 4 जो इसमें जो है बेसिकली समझ लीजिए कि 1/3 जो है वो विधानसभा से आते हैं। विधानसभा सदस्य जो होते हैं वो 1/3 सदस्यों का चयन करते हैं विधान परिषद की के मेंबर्स का। 1/3 जो है वो पंचायती राज, जो पंचायत होती है उनसे जो है 1/3 सदस्य जो हैं वो चुने जाते, वो जो है वोट करते हैं। तो वहाँ से जो है 1/3 सदस्य जो हैं चुने जाते हैं। उसके बाद 1/12 जो हैं वो ग्रेजुएट्स जो कर चुके होते हैं लोग, वो वोट डालते हैं। ग्रेजुएट्स जो होते हैं वो वोट डालते हैं, और जो कि जिनको 3 साल हो चुके हों, 3 साल पहले इन्होंने ग्रेजुएट किया हो, ठीक है? 3 साल पूरे हो चुके हों ग्रेजुएट के, उसके बाद जी, करने के 3 साल बाद उसके बाद। फिर उसके बाद में 1/12 जो हैं वो इसमें ग्रेजुएट्स के अलावा जो टीचर्स हैं, उनका आता है कि टीचर्स जो हैं वो वोट करते हैं। तो यहाँ पे 1/3, 1/3, 1/12, 1/12, 1/6 टोटल हो जाता है इसमें विधान परिषद के टोटल जो है विधान परिषद का जो कि जिस तरीके से जो है मेंबर्स को जो चुनते हैं, वो इस जो पार्टीशन है वो ये है। अब यहाँ पर आंसर तो हो जाएगा बी वाला। अब अगर मैं एक बात और, जैसे विधान परिषद कहाँ-कहाँ पर है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, फिर बिहार में विधान परिषद है, फिर महाराष्ट्र में विधान परिषद है, महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में है, उसके बाद कर्नाटक के बाद तेलंगाना में है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 5 और ये 6 आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से जो है टोटल 6 स्टेट हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मतलब कह सकते हैं कि विधान परिषद है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर एक तरफ संगठन दे रखे हैं और दूसरी तरफ जो है उसका मुख्यालय कहाँ पे वो दे रखा है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे सार्क है, तो सार्क का मुख्यालय जो है वो काठमांडू दे रखा है, ये बिल्कुल सही है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता दे रखा है, ये सही है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा दे रखा है, ये भी सही है। यूनेस्को का मुख्यालय लंदन दे रखा है, ये गलत है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, पेरिस में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है, इसको याद रखिएगा। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, और जैसे मान लीजिए डब्ल्यूटीओ का पूछा जाता है तो उसका भी जेनेवा में है। वर्ल्ड बैंक का पूछा जाता है या फिर आईएमएफ का पूछा जाता है तो वो वाशिंगटन में है। आईएमएफ का इन सब का वाशिंगटन में है। यूनिसेफ का पूछा जाता है तो वो न्यूयॉर्क में है। फाओ का पूछा जाता है FAO, फाओ का रोम में है। तो इस तरीके से जितने भी संगठन हैं उनके मुख्यालय कहाँ-कहाँ पर हैं उसको आप ज़रूर याद कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? विश्व स्वास्थ्य दिवस ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। जल दिवस, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी ठीक है। किसान दिवस ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 23 दिसंबर के दिन जो है ये जो अ, अजीत सिंह जी के जो पिताजी थे, जो इस समय जो है जिनको जय जवान जय किसान का नारा जैसे मान लीजिए लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, और उसके बाद जो है चौधरी चरण सिंह जो हैं, जो अजीत सिंह वर्तमान में हैं, तो उस उनके पिताजी जो थे, उनके नाम पर जो है उनका जो जन्मदिन होता है वो 23 दिसंबर के दिन होता है, इसीलिए जो है उसको किसान दिवस मनाया जाता है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जादूगोड़ा खान या माइन किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये आप लोग भी जानते हैं अच्छी तरह से, ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में है जादूगोड़ा माइन, जमशेदपुर के पास में, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र ये झांसी में है, सही है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान, वेजिटेबल रिसर्च सेंटर, वेजिटेबल रिसर्च जो सेंटर है या फिर कह सकते हैं इंस्टीट्यूट है, वो प्रयागराज में ना होकर के
वाराणसी में है, वाराणसी में है ये, वाराणसी। और ये वाला गलत हो जाए, ये वाला गलत दे रखा है। बकरी अनुसंधान संस्थान ये मथुरा में है, ये भी सही है। और केंद्रीय औषधि और सुगंधित पादप संस्थान लखनऊ में है, ये भी सही है। तो संस्थान जो है उत्तर प्रदेश के, वो भी आप लोग जरूर याद कर लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, उर्दू भाषा को उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा, सेकंड राजकीय भाषा जो है, एक तरह से पहली राजकीय भाषा हिंदी है और दूसरी राजकीय भाषा इसको बनाया गया था, किस वर्ष बनाया गया था? ये बनाया गया था 1989 को। तो 1989 के में जो है ये सेकंड जो है राजकीय भाषा बनी थी उर्दू, उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसका जन्म सीतापुर में हुआ है था? तो सूरदास का जन्म आगरा में हुआ था। आगरा और मथुरा के पास में जो है एक ग्राम पड़ता है, उसमें हुआ था। बीरबल का कालपी में हुआ था। कालपी जो है ये जो है जालौन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और अबूल फजल का जन्म भी आगरा में हुआ था। और टोडरमल का जन्म जो है, ये टोडरमल जो थे जिन्होंने देहसाला बंदोबस्त चलाया था, तो वो जो है ये इनका जन्म जो है ये सीतापुर में हुआ था, टोडरमल का। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? बाराबंकी में देवा शरीफ मेला लगता है, ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद बांदा में कालिंजर दुर्ग है, ये भी सही है। अयोध्या में कनक भवन है, ये भी सही है। सीतापुर में कामतगिरी पर्वत जो है ये जो है वहाँ सीतापुर में नहीं है, सीतापुर में नैमिषारण्य है। और कामतगिरी पर्वत जो है ये चित्रकूट में पड़ता है, चित्रकूट में। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में है। रानीपुर वन्यजीव विहार ये चित्रकूट में है, बहराइच में नहीं है। बहराइच में कतरनिया घाट है। और किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में है। और महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ये ललितपुर में है, ये भी सही है। नेक्स्ट आते हैं, उत्तर प्रदेश में बदायूं किस फल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बदायूं जो है वो अमरूद के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय इनके द्वारा लिखी गई, और इसी पुस्तक में से जो है आनंद मठ से ही वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है वो लिया गया है। उसके बाद भवानी मंदिर जो है ये अरविंद घोष ने लिखी, ये भी सही है। उसके बाद न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड भी याद रखिएगा, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड भी अरविंद घोष ने लिखा है। नील दर्पण ये सचिंद्र सान्याल ने नहीं लिखा। नील दर्पण जो है ये दीनबंधु मित्र ने लिखा है। सचिंद्र सान्याल ने बंदी जीवन लिखा है, बंदी जीवन। उसके बाद में नील दर्पण दीनबंधु मित्र ने लिखा है। उसके बाद प्रताप जो ये अखबार है, ये गणेश शंकर विद्यार्थी ने इसको स्टार्ट किया था, तो ये भी सही है। और इसमें आंसर हो जाएगा सी वाला जो गलत है। तो टोटल जो है हमने अभी 50 क्वेश्चंस आपको कराए, तो हर वीडियो में आपको जो है 50-50 क्वेश्चंस ही हम कराएंगे, ताकि जो है ज़्यादा लेंथी वीडियो भी ना हो और उसको जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाया जा सके। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।